दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल आप जान रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा फिर से भारतीय राजनीति का हिस्सा है और उग्र रूप धारण कर चुका है। और दोस्तों, इस मामले में मैं जो आपको कुछ फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं, जो ये राम मंदिर आंदोलन था, बाबरी मस्जिद विध्वंस आंदोलन था, इसको सबसे ज़्यादा धार और पसीना बहाया था उमा भारती कल्याण सिंह, जो उमा भारती मध्य प्रदेश की सीएम रही और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम थे। और दोस्तों, विनय कटियार जो भूमिहार हैं और वो ऊपर वाले दोनों लोध राजपूत हैं। तो ये सभी नेता ओबीसी कार्ड से संबंध रखते हैं। दोस्तों, जब आंदोलन के लिए ये नेता खून बहा रहे थे, खून पसीना एक कर रहे थे और पूरे हिंदू समाज या 36 बिरादरी या कह लें 6,500 जातियों तक राम मंदिर आंदोलन को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहचान दिला रहे थे। और आप ये भी जानते हैं कि इस आंदोलन से पहले गांवों में भाजपा को कोई नहीं जानता था। और ये तो उमा भारती कल्याण सिंह और जैसा मैंने बोला विनय कटियार जैसे नेता थे, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को अपने कंधों पर उठाकर जन जन तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, जब मंदिर बन गया या सब कुछ हो गया, उद्घाटन उसका हुआ, सब कुछ हुआ, जब इनको श्रेय मिलने का समय था, चाहे उमा भारती हों या कल्याण सिंह या उनके परिवार के लोग, शायद कल्याण सिंह तो शायद उस समय तक गुजर चुके थे, किसी को नहीं पूछा गया। विनय कटियार को तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका गया। और सब जानते हैं कि विनय कटियार ने बजरंग दल का निर्माण कर किस तरीके से पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को राम मंदिर के साथ जोड़ा था। लेकिन जब राम मंदिर बन गया, कंप्लीट तो शायद अब भी नहीं हुआ है, और उसका मंदिर संचालन समिति या ट्रस्ट कहिए, उसमें उनको सम्मान देने का वक्त आया, तो दोस्तों किसी ने भी उमा भारती कल्याण सिंह या विनय कटियार को नहीं पूछा। ये ही नहीं, जो संत समाज के नेता अगुआ इस मंदिर की लड़ाई को वर्षों से लड़ रहे थे, उनको भी ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया। मेरा कहने का मतलब है, और जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, कि ये जो आंदोलन था उसके चेहरे मैंने बता दिए कौन थे। लेकिन जैसे ही राम मंदिर का मुद्दा परवान चढ़ा और उसके दम पर भाजपा तेजी से आगे बढ़ने लगी, और जब मंदिर बन के तैयार हुआ और उद्घाटन का वक्त आया और उसके ट्रस्ट बनाया गया, उसमें ना उमा भारती कहीं थी, ना कल्याण सिंह कहीं थे, ना विनय कटियार कहीं थे, और ना ही किसी अन्य ओबीसी, दलित, पिछड़े, आदिवासी को इस ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों, कहने को तो मोहन भागवत जी हिंदू समाज में जातिवाद का विरोध करते हैं, लेकिन घुमा फिरा कर उनका मकसद दलित, पिछड़ों, ओबीसी, इन सब को दबाने का रहता है, इन पर राज करने का रहता है। और जब वक्त इनको सम्मान देने का आता है, तो जो बस ब्राह्मण समाज उस सारे धार्मिक जो सम्मान है उसको हड़प जाता है और दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को किनारे कर देता है। यदि मोहन भागवत जी हिंदू समाज को एक समझते या उनको जातियों में विभक्त नहीं करना चाहते या वो जातिवाद का विरोध करते हैं, तो उन्हें पूरे
सभी वर्गों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को इस राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए था। योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म, तीसरं कर्म। लेकिन जब वक्त आया तो इन्होंने अपनी मानसिकता और जो औकात है वो इन्होंने दिखा दी और किसी भी चेहरे को इस ट्रस्ट में शामिल नहीं किया। ये ही नहीं, जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी हैं, उनकी जाति के किसी राजपूत व्यक्ति को यानी ठाकुर जाति के किसी व्यक्ति को भी इस ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया। केवल उच्च जाति की एक दो जातियों ने ही इस सारे मंदिर ट्रस्ट पर कब्जा कर लिया और उसका मज़ा ये सारे मिलके लेने लगे। अब दोस्तों, इसमें आज मैं कहना क्या चाहता हूँ वो ये है कि ओबीसी समाज को ये समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मणवाद उनको कभी भी शिखर पर नहीं पहुंचने देगा और ना ही वो धार्मिक नेतृत्व ने करने देगा, क्योंकि उनके दिमाग में मनुवाद, ब्राह्मणवाद छाया रहता है। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ओबीसी जातियों को ये समझ लेना चाहिए कि वो वर्णवाद के हिसाब से शूद्र जाति हैं। आप जानते हैं कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, वो सभी जातियां शूद्र समाज में मानी जाती हैं और संविधान भी ऐसा मानता है। दोस्तों, यदि आदिवासी, पिछड़े, दलित समाज को अपना सम्मान लेना है और अपना हक लेना है, तो जो इन तथाकथित 3 उच्च जातियों के अलग जो बाकी शूद्र समाज है, उसको एक मंच पर इकट्ठे होकर, संगठित होकर अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मनुवाद के चलते हुए या इस धार्मिक आंदोलन पर को हैक करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी जी की ठाकुर जाति के व्यक्ति की को भी इस ट्रस्ट में शामिल नहीं किया। और फिर बाद में जब इनकी चली तो इन्होंने जमकर राम मंदिर का जो चंदा था उसमें जमकर घोटाला किया, डकैती डाली, चोरी किया और जो वो धन 200 करोड़ से लेके कितना ही भी हो सकता है। और समझ में नहीं आता कि भाई ये जो पुलिस के जो बनाई गई है इसके जांच के लिए, वो उसके लिए है ही नहीं। ये मामला सीबीआई से नीचे का नहीं है। जब तक हालांकि सीबीआई भी इन्हीं के हक में देगी, समाज का विश्वास तो इन लोगों पर रहा ही नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि नाम के लिए किसी आदिवासी या ओबीसी समाज के व्यक्ति को किसी पद पर बिठा देते हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल पूरा अपना रखते हैं। आपने देखा होगा कि देश की आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति हैं, जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो देश की राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया। इसी तरीके से जब
पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था और वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान हुआ था, तब भी आदिवासी राष्ट्रपति जी को वहाँ पर नहीं बुलाया गया। वहाँ पर आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया गया। जब जब मौके आए उनका अपमान किया गया। एक कार्यक्रम में जब अपने अडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई तो मोदी जी और अडवाणी जी तो दोनों कुर्सियों पर बैठे थे और देश की राष्ट्रपति खड़ी हुई थी और उनको भारत रत्न का सम्मान दे रही थी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सेहत के लिहाज से अडवाणी जी ठीक ठाक हैं। आज भी वो योगा करते हैं, सैर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति महोदया से भारत रत्न का सम्मान लेने के लिए खड़े नहीं हुए और अडवाणी जी और मोदी जी दोनों कुर्सी पर बैठे रहे। तो ये आदिवासियों का अपमान नहीं तो ये क्या है? जब भी मौका आता है ये जातिवादी लोग, ये ब्राह्मणवादी लोग, ये मनुवादी लोग दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का अपमान करने से कोई मौका नहीं चूकते, जिससे कि उनकी उच्चता बनी रहे और मानसिक रूप से ये इन जातियों को दबाते रहें और केवल अपने वोटों की राजनीति करने के लिए तो इनको जोड़ लेते हैं, लेकिन किसी पद पर भी बिठा देते हैं तो पूरा कमांड ये ब्राह्मणवाद ही करता है। और दोस्तों, मोदी जी भी ये समझते हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूँ, हैं, उन्होंने अपनी ताकत का परिचय दिया भी है, लेकिन जब पिछले दिनों यूजीसी का मामला उठा था तो आप जानते हैं कि किस तरीके से सवर्ण समाज के युवाओं ने उनको तेली तमोली कहकर अपमानित किया था। यानी जब तक मोदी जी इनके लिए या हिंदूवाद के लिए काम कर रहे हैं जब तो ठीक है, और यदि कोई फैसला उन्होंने दलितों, पिछड़ों के या अन्य जातियों के हक में लिया तो तुरंत इन उच्च जातियों के युवा या लोग अपनी औकात पर आ गए और प्रधानमंत्री जी को तेली तमोली कहकर अपमानित किया। ये आपको इसकी वीडियो क्लिप आज भी मिल जाएंगी कि जब यूजीसी के मामले में जो फैसला आया था किस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपमानित किया था। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मणवाद देश के लिए बहुत खतरा है, मनुवाद देश के लिए बहुत खतरा है, जातिवाद देश के लिए बहुत खतरा है। जब तक देश में जातिवाद को ख़त्म नहीं किया जाएगा और जिसकी जितने हिस्सेदारी, जितनी जिनकी संख्या भारी, उतनी उनकी हिस्सेदारी वाले रास्ते पर राजनीति नहीं चलेगी या सामाजिक संगठन नहीं बनेंगे, उनको उनका सम्मान नहीं दिया जाएगा, तब तक इस देश में एकता नहीं रहेगी। और जब तक 36 बिरादरी को सम्मान नहीं मिलेगा या जातिवाद को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक इसमें सुधार आने की कोई संभावना नहीं है। अंत में ये कहते हुए कि ओबीसी समाज परमानेंट ये समझ ले कि वो कभी भी ब्राह्मण या वैश्य की पदवी नहीं पा सकता। मनुवाद या ब्राह्मणवाद की नज़र में वो शूद्र है, शूद्र है, शूद्र है। जब तक ये ओबीसी समाज, दलित, आदिवासी समाज के साथ मिलकर एक मंच पर खड़ा नहीं होगा और असल में सही हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, इनको शूद्रों को यानी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका ना तो राजनीतिक हक मिलेगा, ना ही उन्हें धार्मिक सम्मान मिलेगा, ना ही उन्हें सामाजिक सम्मान मिलेगा। इनको ये अंतिम रूप से समझ लेना चाहिए। तो जितने लोग मेरे इस मुद्दे से सहमत हैं, जो मुद्दे मैंने उठाए हैं,
तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि ये बातें सही हैं या नहीं जो मैंने मुद्दे उठाए हैं। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।